हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे एग्रोनॉमी सस्य विज्ञान का जितना भी वैकल्पिक प्रश्न है दोस्तों, तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो स्वागत है दोस्तों आपका अपना यूट्यूब चैनल बेसिक एग्रीकल्चर अमित में। तो सेशन की तरफ बढ़ते हैं। सेशन की तरफ बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आपका क्वेश्चन है दोस्तों, सस्य विज्ञान के पिता कौन है? एग्रोनॉमी ऑफ फादर। ठीक है दोस्तों, सस्य विज्ञान के पिता कौन है? तो आपका विकल्प है अरस्तु, पीट्रो डे क्रेसेंजी, लियोंग और अर्नान। ठीक है दोस्तों, तो आपका सही विकल्प है पीट्रो डे क्रेसेंजी सस्य विज्ञान के पिता हैं। नेक्स्ट है दोस्तों नंबर 2, भारतवर्ष में सबसे अधिक धान कहाँ उगाया जाता है? ठीक है दोस्तों, भारतवर्ष में सबसे अधिक धान कहाँ उगाया जाता है? तो आपका विकल्प है दोस्तों पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। ठीक है दोस्तों, तो आपका सही विकल्प है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा धान का प्रोडक्शन होता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों नंबर 3, धान की सीधी बुआई के लिए सबसे उपयुक्त प्रजाति कौन सी है? ठीक है दोस्तों, धान की जो सीधी बुआई होती है उसके लिए कौन सी प्रजाति सबसे उपयुक्त है? तो आपका विकल्प है दोस्तों साकेत 4, बासमती, पद्मा, गोविंद। ठीक है दोस्तों, तो आपका सही विकल्प है साकेत 4। साकेत 4 जो है धान की सीधी बुआई के लिए प्रचलित है। नेक्स्ट है दोस्तों नंबर 4, निम्नलिखित में से सुगंधित धान के लिए उपयुक्त प्रजाति कौन सी है? ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से सुगंधित धान के लिए उपयुक्त प्रजाति कौन सी है? तो आपका विकल्प है दोस्तों N10B। ठीक है दोस्तों, बासमती, उपयुक्त दोनों और इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, तो आपका विकल्प है नंबर सी, उपयुक्त दोनों। बासमती और N10B ये दोनों प्रजाति सुगंधित धान के लिए प्रचलित है। नेक्स्ट है दोस्तों नंबर 5, धान की सीधी बुआई के लिए कितने किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है? ठीक है दोस्तों, धान की सीधी बुआई के लिए कितने किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है? तो आपका विकल्प है 60, 70, 80 और 90। ठीक है दोस्तों, तो आपका सही विकल्प रहेगा 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ठीक है दोस्तों, 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर धान की सीधी बुआई के लिए जरूरी है। नेक्स्ट है दोस्तों नंबर 6, धान में झोंका रोग किसके कारण होता है? जो धान में दोस्तों रोग लगता है, झोंका रोग, वो किसके कारण लगता है? तो आपका विकल्प है वायरस, बैक्टीरिया, फफूंदी और कवक। ठीक है दोस्तों, तो आपका इनमें से सही विकल्प है दोस्तों फफूंदी। फफूंदी से धान में झोंका रोग लगता है। नेक्स्ट है दोस्तों नंबर 7, धान का सबसे हानिकारक कीट कौन सा है? ठीक है दोस्तों, धान में सबसे हानिकारक कीट कौन सा है? तो आपका विकल्प है गंधी बग, सैनिक कीट, पायरिल्ला, उपयुक्त सभी। ठीक है दोस्तों, तो आपका इनमें से सही विकल्प है सैनिक कीट जो है वो धान में सबसे ज़्यादा हानिकारक है, सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है सैनिक कीट। नेक्स्ट है दोस्तों नंबर 8, इनमें से ऊसर भूमि में धान के पौधों की संख्या कितनी रखी जाती है? ठीक है दोस्तों, ऊसर भूमि में धान के पौधों की संख्या कितनी रखी जाती है? तो आपका विकल्प है कम, अधिक, सामान्य और इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, तो आपका सही विकल्प रहेगा कम। ऊसर भूमि में धान की पौधों की संख्या बहुत कम रखी जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों नंबर 9, इनमें से कौन सी फसल N2 को, ठीक है दोस्तों, N2 को अमोनिकल रूप में ग्रहण करती है? ठीक है दोस्तों, कौन सी ऐसा फसल है जो नाइट्रोजन को अमोनिकल रूप में ग्रहण करती है? तो आपका विकल्प है धान, गन्ना, मटर, गेहूँ। ठीक है दोस्तों, तो आपका सही विकल्प कौन रहेगा? गन्ना जो फसल है वो नाइट्रोजन को अमोनिकल रूप में कन्वर्ट करके और अपना भोजन बनाती है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों नंबर 10, धान के खेत में पानी रहने से किसकी उपलब्धता बढ़ जाती है? अगर हम लोग धान के खेत में पानी छोड़ देंगे दोस्तों 5 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर, अगर पानी उसमें रहेगा तो किसकी उपलब्धता बढ़ जाएगी? तो आपका विकल्प रहेगा दोस्तों नाइट्रोजन, पोटेशियम, जिंक, फास्फोरस। ठीक दोस्तों, तो आपका सही विकल्प रहेगा फास्फोरस की मात्रा
बढ़ जाती है। ठीक है दोस्तों, धान के खेत में फास्फोरस की मात्रा बढ़ जाती है पानी रहने से। नेक्स्ट है दोस्तों नंबर 11, धान में चावल लगभग कितने प्रतिशत होता है। ठीक है दोस्तों, धान में जो चावल लगता है लगभग कितना प्रतिशत होता है। तो आपका विकल्प है 60%, 80%, 70% और 50%। ठीक है दोस्तों, तो आपका सही विकल्प रहेगा 70% धान में चावल की मात्रा होती है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों नंबर 12, भारतवर्ष में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन कहाँ होता है। ठीक है दोस्तों, भारतवर्ष में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन कहाँ होता है। तो आपका विकल्प रहेगा दोस्तों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब। तो आपका सही विकल्प रहेगा दोस्तों उत्तर प्रदेश में पूरे भारतवर्ष का सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन होता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों नंबर 13, बौना गेहूं के पितामह किसे कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, बौना जो गेहूं होता है उसकी जो प्रजाति की खोज की कौन किया था, तो उसका पितामह किसे कहा जाता है। तो आपका विकल्प रहेगा दोस्तों जेसी बोरो और NE बोरलॉग और MS स्वामीनाथन और HG खुराना। तो आपका सही विकल्प रहेगा दोस्तों NE बोरलॉग ने बौना गेहूं की खोज की थी और उन्हीं को बौना गेहूं का पितामह कहा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों नंबर 14, गेहूं की K65, K78 और C306 की दशा में उगाने के लिए उपयुक्त है। ठीक है दोस्तों, गेहूं की ये प्रजाति है K65, K78 और C306, तो ये किस दशा में उगाने के लिए सबसे ज़्यादा प्रचलित है दोस्तों। तो आपका विकल्प है सिंचित क्षेत्र में, असिंचित क्षेत्र में, उपयुक्त दोनों में और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका सही विकल्प है असिंचित क्षेत्र में, जहाँ पर सिंचाई ना के मात्रा में होती हो तो वहाँ पर ये प्रजाति उगाने के लिए सबसे ज़्यादा प्रचलित है। नेक्स्ट है दोस्तों नंबर 15, पश्चिमी यूपी यानी कि वेस्ट यूपी में गेहूं की देरी से बुआई के लिए प्रचलित प्रजाति कौन सी है। ठीक है दोस्तों, गेहूं की देरी से बुआई के लिए कौन सी प्रजाति सबसे ज़्यादा प्रचलित है, कहाँ पर, तो पश्चिमी यूपी में। ठीक है दोस्तों, तो आपका विकल्प है HD 2285, VL 421, HS 861 और सोनालिका। ठीक है दोस्तों, तो आपका सही विकल्प रहेगा सोनालिका। सोनालिका जो गेहूं की प्रजाति है, तो ये गेहूं की देरी से बुआई के लिए सबसे ज़्यादा प्रचलित है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों नंबर 16, देरी से बुआई करने में गेहूं की बीज दर कितनी रखते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर हम लोग देरी से बुआई करते हैं गेहूं की, तो उसका बीज दर हम लोग कितना रखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपका विकल्प है कम रखेंगे, सामान्य रखेंगे, अधिक रखेंगे या इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, तो आपका सही विकल्प रहेगा अधिक रखेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर हम लोग देरी से बुआई करते हैं गेहूं की बीज की, तो उसमें अधिक हम लोग बीज रखेंगे, तब जाके हमारा गेहूं का प्रोडक्शन अच्छा होगा। नेक्स्ट है दोस्तों नंबर 17, असिंचित क्षेत्र में गेहूं की बीज दर प्रति हेक्टेयर कितनी रखते हैं। ठीक है दोस्तों, जहां पर सिंचाई ना की मात्रा में होती हो, तो वहां का क्षेत्र में गेहूं की बीज दर प्रति हेक्टेयर कितने हम लोग रखते हैं। तो आपका विकल्प है दोस्तों 70 से 80 किलोग्राम, 80 से 90 किलोग्राम, 60 से 70 किलोग्राम और 90 से 80 किलोग्राम। तो दोस्तों इनमें से आपका सही विकल्प है 90 से 100 किलोग्राम हम गेहूं की बीज लेंगे। कहाँ पर, असिंचित क्षेत्र में। ठीक है दोस्तों। है नंबर 18, सिंचित क्षेत्र में गेहूं की बीज दर प्रति हेक्टेयर कितनी रखते हैं। ठीक है दोस्तों, जहाँ पर सिंचाई की उपलब्ध मात्रा होती है वहाँ पर गेहूं की बीज दर हम प्रति हेक्टेयर कितना रखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपका विकल्प है 80 से 90 किलोग्राम, 80 से 100 किलोग्राम। नंबर सी दोस्तों 100 से 110 किलोग्राम, 100 से 120 किलोग्राम। ठीक, तो दोस्तों आपका सही विकल्प है 80 से 90 किलोग्राम। तो दोस्तों 80 से 90 किलोग्राम सिंचित क्षेत्र में, ठीक है दोस्तों, प्रति हेक्टेयर हम लोग बीज की बुआई करेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों नंबर 19, गेहूं की बुआई के लिए उचित तापमान कितना होता है। ठीक है दोस्तों, गेहूं की बुआई के लिए उचित तापमान कितना होता है। आपका विकल्प है दोस्तों 24 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड, 23 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 26 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड।
तो दोस्तों आपका सही विकल्प है 24 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है, गेहूं की बुआई के लिए उचित तापमान। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों, बौने गेहूं में प्रथम सिंचाई कब करनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, जो बौना गेहूं होता है तो बीज की बुआई के बाद प्रथम सिंचाई कब करनी चाहिए। तो आपका विकल्प है 18 दिन बाद, 21 दिन बाद, 25 दिन बाद और 28 दिन बाद। तो आपका सही विकल्प है दोस्तों 21 दिन बाद बौने गेहूं में प्रथम सिंचाई कर देनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को भी दबा दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।